साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज के अध्याय में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और वो स्थिति है फूड सेफ्टी पे और सैंक्शन ऑर्डर पे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं है, सैंपल ड्रॉ हुआ, एनालिसिस हुआ और ये मान लिया कि ये मिस ब्रांडेड है। बट प्राइमरी की क्या है कि जब मिस ब्रांडिंग के संबंध में अग्रिम कार्रवाई होगी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अग्रिम कार्रवाई से पहले सैंक्शन चाहिए। अगर वो सैंक्शन ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, साइक्लोस्टाइल्ड है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, तो उसे भी क्वैश किया जा सकता है। तो उसके लिए दावपेच क्या है, कानूनी बिंदु क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, अदरवाइज यू विड बी एट द फॉल्ट। कारण क्या होता है कि जब ये केस बनाते हैं और जब हम केस को लड़ते हैं, दोनों में अंतर है। उनके पास तो पूरा फुल फ्रेम मटेरियल है, उनको मालूम है करना क्या है, पर हमें नियम कायदे कानून नहीं पता है जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो घबराने का नहीं है साथियों, लड़ने का है, जोश के साथ और कानूनी बिंदु के साथ, और हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी है। आप खामोश हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आपको लीगल नॉलेज नहीं है, जिसका फ़ायदा ऐसे लोग उठाकर आपको हैरान परेशान करते हैं। पर मैं आपको वायदा करता हूँ कि अगर आपने मेरे बताए लीगल बिंदुओं को कंसिडर किया, क्योंकि मैं कोई बिंदु बताता हूँ तो वो हवा में नहीं है, कोई ना कोई साइटेशन या लीगल पोजीशन उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। और मैं हर एक बात खुल के बताता हूँ ताकि जब भी आपको दिक्कत आए तो आप मेरी वीडियो के बेसिस पर पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए अपने केस का एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते हुए खुद ही केस को लड़ लें। नो नीड टू कंसल्ट एट द इंसेप्शन एनी एडवोकेट। आप अवेयर रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप भी अवेयर नहीं हैं तो बड़े से बड़ा वकील भी आप बुक कर लो, आप जीत नहीं सकते। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? चलूँ आगे। चलिए साथियों, जो मैं साइटेशन डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ केस का नाम, देन कॉन्टेंशंस विद द फैक्ट्स, और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कोर्ट के ऑब्जर्वेशन। और अगर हम भी ऐसे ही प्रॉब्लम में फंसे हुए या फंसने जा रहे हैं तो हमें करना क्या है, वहाँ पर हमारे राइट्स क्या होंगे, ये सब बातें मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और जो कुछ बातें बता रहा हूँ वो आपके राइट से जुड़ी हुई है। साथियों, सबसे पहले नोट करें केस का नाम। केस का नाम है ITC लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट है MP हाई कोर्ट का और जजमेंट की डेट है 17 अप्रैल 2017। क्लियर है? और रिट पिटिशन नंबर है 5427/2016। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। चलिए साथियों, इसके फैक्ट्स क्या हैं। अ रिट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर, कि एक रिट पिटिशन जो है फाइल की है पिटिशनर ने, चैलेंजिंग द सैंक्शन ऑर्डर डेटेड सो एंड सो एंड चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस passed by adjudicating authority rejecting the objection of the petitioner that no charge is made out under the act, and also praying for questioning of all the proceeding pending before adjudicating authority देवास in case number so and so against so and so। तो यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि ये कंबाइंड कैप्सूल लगाया है डिफेंस ने। सबसे पहला कैप्सूल तो है आर्टिकल 226 संविधान का और दूसरा है 482 CRPC का। ये क्यों लगाया, इसको आप समझ लें। साथियों, प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई आदेश पारित कर रहे हैं और वो आदेश प्रोसेस का अब्यूज़ है तो उसकी क्वेश्चन के लिए आपको रिट में जाना है। और इसके साथ साथ जब कोई जुडिशियल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पिक्चर में आ गई और उसने कोई गलत ऑर्डर पास कर दिया तो वहाँ पर रेमेडी जो है हमारे पास है 482 CRPC की। क्योंकि जब कोई प्रसंगन आदेश पारित कर रहे हैं तो आप 226 के साथ सेक्शन 482 CRPC को लगा सकते हैं ताकि जो प्रोसेस का अब्यूज़ है उसको हम कंप्लीटली ख़त्म कर सकें और हमारे राइट्स को हम सिक्योर कर सकें, और जो प्रोसीडिंग गलत चल रही है उसे ख़त्म करते हुए हम उसी पोजीशन में आ जाएं जिस पोजीशन में हम थे ऑर्डर पारित होने से पहले। क्लियर है? ताकि हमारे कोई भी राइट्स जो हैं अफेक्ट ना हो, हमें कोई भी नुकसान जो है एज़ पर लॉ ना हो। देखो, कानून की मंशा कभी भी ये नहीं है कि आप पर झूठा केस चलाया जाए। कानून की मंशा क्या है कि अगर आपने अपराध किया है तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। बट प्राइमरी की इज़ दैट कि जो अथॉरिटी काम कर रही है इस पर्सपेक्टिव में, या जो केस बुक करने वाली अथॉरिटियाँ हैं, उनको कानून का अता पता ही नहीं है। उनको ये तक नहीं पता कि कानून कैसे अप्लाई करना है। वो सिर्फ और सिर्फ मौके पर आते हैं, सैम्पलिंग करते हैं और ये कहते हैं कि आप गलती पर हो। मैं कहता हूँ कि आप लाख गलती पर हो, पर जब तक कानून की प्रक्रिया की पालना नहीं होगी और प्रक्रिया को बियॉन्ड डाउट साबित नहीं किया जाएगा, उस पर्सपेक्टिव में प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। तो आपको घबराने की बजाय सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपके केस में प्रक्रिया फॉलो हुई है या नहीं हुई है। और इसके साथ साथ अगर प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई है तो आप आर्टिकल 226 संविधान प्लस सेक्शन 400 CRPC में कंसर्न हाई कोर्ट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो हमें एक बेसिक बात समझ में आई
कि जहाँ हमारे अधिकार हैं, जहाँ राइट्स हैं, तो वहाँ पर रेमेडी भी है। कि ये नहीं कि आए सैम्पलिंग किया और हमको जेल में डाल दिया। आपके राइट्स जहाँ जहाँ वॉयलेट होंगे वहाँ वहाँ रेमेडी आपको एज़ पर लॉ दी जाएगी। तो कोर्ट का काम आपके रेमेडीज़ को इन्फोर्स करना है। पर चूंकि आप कोर्ट जाते नहीं हो, आप विश्वास करते हो सेटिंग, करप्शन, इससे कुछ नहीं होगा। ये शॉर्ट टाइम प्रैक्टिस ठीक है कि 1000 रुपये, 2000, 5000 दे दिए फूड इंस्पेक्टर को, बट अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? वो आज आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कल आपके बेटे को ब्लैकमेल करेगा, फिर उसके बच्चे को ब्लैकमेल करेगा। तो कब तक अपना शोषण करवाते रहोगे? आप अगर एज़ पर लॉ लड़ोगे तो ही आपके राइट्स इन्फोर्स होंगे, एज़ पर लॉ नहीं लड़ोगे तो आपको हमेशा ही नुकसान भुगतना होगा। तो साथियों, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप कानून को समझो। कानून कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि ये बहुत टेक्निकल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, इसके लिए सालों का अध्ययन है। मानता हूँ कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट है, पर अगर नीयत साफ हो तो हम चीज़ों को सामान्य भाषा में समझाकर अपने ही लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ये ड्यूटी हमारी एडवोकेट्स की भी है कि अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को अवेयर करना कि भाई ये तुम्हारे राइट्स कानून में है, ताकि संकट जब जब आए तो वो खुद एक योद्धा के रूप में लड़ें। साथियों, एक बात समझने की है कि आपको जब भी राइट्स को इन्फोर्स करना है तो वहाँ पर जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करें, उसको ढंग से स्टडी करें और उसके बाद ही आपको जो है आगे बढ़ना है। जितना टेक्निकल खेलोगे उतना जीत की तरफ आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? नोट कर लो इस पॉइंट को कि जितना हम टेक्निकल होंगे उतना ही हमारे लिए जीतने का रास्ता बन जाएगा। साथियों, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि जो कंसर्न पिटिशनर है वो एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेरियस पैक्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग नूडल्स एंड पास्ता। ठीक है ना? जो कंसर्न पिटिशनर है ये नूडल्स बेचता है, पास्ता बेचता है और वेरियस ब्रांड्स को जो है डील आउट करता है, जिसका एकमात्र टारगेट फूड प्रोडक्ट है। ठीक है जी? और इसकी जो ब्रांड नेम है वो है सनफीस्ट। फूड सेफ्टी ऑफिसर देवास ने एक सैंपल लिया सनफीस्ट येपी नूडल मैगी मसाला का, जो हम यूजुअली खाते हैं। ठीक है जी? फ्रॉम द रिटेल प्रेमाइसिस ऑफ मैसर्स सोवेंसो ऑन 1/6/2015। क्लियर है कि 1/6/15 को फूड सेफ्टी ऑफिसर किया, सैंपल को ड्रॉ किया और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई को उसने इनिशिएट कर दिया। साथियों, थोड़ा सा अपन जो है आगे चलते हैं इस केस के अंदर। ही हैज़ इशूड नोटिस इन फॉर्म नंबर 5A अंडर रूल 2.4.1 सब क्लॉज 3 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 टू द रिटेलर ओनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सैंपल लेने से पहले एक नोटिस देना होता है। पहले था अपना PF एक्ट, जिसमें रूल नंबर 12 में नोटिस देना था, जिसका था फॉर्म नंबर 6। पर यहाँ पर क्या है? फॉर्म नंबर 5 है, जिसके लिए रेगुलेशंस दिए हुए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स के अंदर। उसके तहत जो एक नोटिस दिया गया और नोटिस सिर्फ रिटेलर को दिया गया, जिससे सैंपल ड्रॉ किया गया। सैंपल को जो है फिर सबमिट किया गया एनालिसिस के लिए स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में और उसकी रिपोर्ट जो है ऑब्टेन की गई, जिसमें क्या आया कि नो MSG was detected, yet the food mentioning no MSG added is misleading as per regulation and that's why it is a fit case for prosecution for misbranding। उसका कहना कि यद्यपि MSG तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, पर इन्होंने लिखा कि no MSG added, तो ये अपने आप में एक फॉल्स डिक्लेरेशन है, एक नेगेटिव डिक्लेरेशन है और ये मिसब्रांडिंग की कैटेगरी में आता है, जिस कारण मिसब्रांडिंग की ओपिनियन जो है एनालिस्ट ने दे दी। और फर्दर केस क्या है पिटिशनर का कि सैंक्शन में जो है रूटिंग मैनर में दी गई है, किसी भी फैक्ट को, सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखा गया और अंतोगत्वा यह माना गया कि कंसर्न पिटिशनर के द्वारा सेक्शन 26(1) सेक्शन 3 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जो है उल्लंघन किया गया है। उसके अलावा जो पैकेज और जो लेबलिंग रेगुलेशंस है उसका भी जो है उल्लंघन किया गया है, जो कि दंडनीय है धारा 52 और धारा 58 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर। ये यूजुअल प्रोसिक्यूशन है भाई, इसमें डरने का नहीं है। ये आएंगे, सैंपल लेंगे, जांच के लिए भेजेंगे और अल्टीमेटली आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यही होता है एक प्रोसीजर में। तो इसमें क्या हो गया, करने दो। पर मेन बात यह है कि जो सैंपल प्रोसेस है वो सैंपल किससे ड्रॉ हुआ, क्या कोई ऐसा नोटिस मैन्युफैक्चरर को दिया गया या नहीं दिया गया, ये भी रिलेवेंट पॉइंट है यहाँ पर जो देखने हैं। और इसके अलावा नोटिस देते समय उसकी इंटेंशन क्या थी और सैंपल ड्रॉ करते समय प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया और रिपोर्ट कैसे ऑब्टेन की गई, रिपोर्ट आपको कैसे फॉरवर्ड की गई, क्या आपको आपत्ति का मौका दिया गया या नहीं दिया गया, ये सब बातें भी हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्योंकि जो पहले एक्ट था वही का वही एक्ट है, बट कुछ उसमें आ गए हैं मॉडिफिकेशंस। क्लियर है? कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। और उसके बाद पिटिशनर को जो है नोटिस प्राप्त हुए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। एक छोटी सी बात समझ लो कि जब भी मिसब्रांडिंग वाले मामले होते हैं ये कोर्ट में नहीं जाते हैं, ये जहाँ जाएंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, जो यूजुअली ADM, SDM या कलेक्टर होता है, वहाँ पर ये अपीयर हुआ, इसने अपने ऑब्जेक्शन फाइल की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसने कहा कि कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो कानून की प्रक्रिया थी उसको फॉलो नहीं किया गया, सैंक्शन भी गलत है, बट इसके किसी भी ऑब्जेक्शन को नहीं माना गया और अल्टीमेटली इसको हाईकोर्ट जाना पड़ा। अब एक बात दिमाग में रख लो आप
कि अगर आपको आगे जाना है तो नीचे बेस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप आपत्ति नहीं दोगे लिखित में तो कॉज ऑफ एक्शन कैसे बनेगा। और यूजुअली गलती हम लोग करते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बुलाती है, हम कहते हैं नहीं भाई दे दो 5, 10 हज़ार 20 हज़ार, पटको मुँह पे उसके, जान छूटे हमारी, यही होता है यूजुअली। और ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है कोर्ट के बाहर। पर इससे होगा भी क्या, कर लो एक बार अगर आप दोष सिद्ध हो गए और प्रोबेशन का लाभ आपको मिल गया तो सेकंड प्रोसिक्यूशन जब होगा तो कभी भी प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलना। तो जेल जाने का यात्रा आपने खुद ने तय कर ली अपनी। तो आप कॉमन सेंस लगाओ भाई, कोर्ट ने बुलाया है, कोई आपको नोटिस दिया है, कोई कॉपी दी है परिवाद की या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले आपको 3 मत देखनी है कि सम्मन जो कोर्ट से मिले साथ में कोई कॉपी परिवाद की या डॉक्यूमेंट्स की है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप सेक्शन 204 CRPC में जो है फाइल कर दो ऑब्जेक्शन। उसके लिए करना कुछ नहीं है भाई, आप एक सिंपल लेटर कोर्ट को लिख के दो कि मुझे कोर्ट के जो है नोटिस प्राप्त हुए हैं, मुझे कोई भी कंप्लेंट या डॉक्यूमेंट जो है प्राप्त नहीं हुए हैं जो मैंडेटरी हैं। अगर आप नहीं दोगे तो प्रोसीडिंग जो है इनलीगल हो जाएगी। ये आप लिख के रख दो, आपको अपने आप वो डॉक्यूमेंट दे देगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब डॉक्यूमेंट्स और आपको पिटिशन मिल जाए तो उसको कम्प्लीटली रीड आउट करो, उसका एक ब्रीफ नोट बनाओ, उसका ब्रीफ एनालिसिस करो, उस पर रिसर्च करो, लॉ पॉइंट की लाइट में अपना एक जवाब तैयार करो और उसको जवाब को एट लेंथ सबमिट कर दो। उसको सबमिट करने का बेनिफिट क्या है कि अगर अथॉरिटी ने मान लिया तो आप इनिशियल स्टेज पे जो है बरी हो गए, और उसने अगर नहीं माना तो आपका ऑप्शन है आगे जाने का। और अगर आपके ऑब्जेक्शन में दम है, वो लीगली स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको राहत तो मिलनी ही मिलनी है, डरने की अपने में कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात ये, सब कुछ चलेगा मैथमेटिकल फार्मूलाज के ऊपर, कोई तकलीफ हमारे को नहीं है। लर्नेड काउंसिल यहाँ पर अपीयर हुए हाई कोर्ट में, उनका कहना है कि नो MSG वॉज डिटेक्टेड इन द लेबोरेटरी टेस्ट। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये MSG क्या है। MSG क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। देखो छोटी सी बात है कि मैं खुद भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो साइंस क्या कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड जो है नेचुरली पाया जाता है, और ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है? ग्लूटामिक एसिड का सोडियम डेरिवेटिव। क्लियर है, एक छोटी सी बात है। और ये आप देख लो, मिल्क हो चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे गेहूँ हो, ये इसमें इजीली मिल जाता है। तो इसका प्रेजेंट होना या नहीं होना एक अलग चीज़ है, पर डेलिबरेटली इसको ऐड किया गया या नहीं किया गया ये देखने वाली बात है एज पर लॉ। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो भी MSG है ये नेगेटिव है और लेबोरेटरी टेस्ट में जो है डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो ये केस मिसब्रांडिंग का ही नहीं। उनका कहना यह है कि पिटिशनर ने ना तो MSG को ऐड किया और ना ही ये नेचुरली प्रेजेंट है, देयरफॉर प्रोसिक्यूशन जो है सस्टेन नहीं कर सकते। केवल और केवल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर पूरा प्रोसिक्यूशन है जिसको रद्द किया जाए। क्लियर है बात ही है। उसके बाद क्या हुआ, उनका एक ये भी कहना है कि प्रोसिक्यूशन को इन द मैकेनिकल मैनर जो है हम रूटीन मैनर में जो है इनिशिएट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम समझते हैं उन साइटेशंस को जिस पर रिलाई किया गया। सबसे पहले उन्होंने रिलाई किया हरियाणा वर्सेस भजन लाल पे, फिर उन्होंने रिलाई किया सतीश मेहरा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पे, फिर उन्होंने रिलाई किया पेप्सी फूड लिमिटेड वर्सेस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे। ये साफ साफ कहा कि इन द रूटीन मैनर वी कुड नॉट इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन, कि रूटीन मैनर में प्रोसिक्यूशन को हम इनिशिएट नहीं कर सकते। कारण क्या कि जब हम किसी व्यक्ति को सम्मन करते हैं क्रिमिनल केस में तो ये एक सीरियस मैटर है। क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी सेट इनटू मोशन इन द मैटर ऑफ कोर्ट्स, कि क्रिमिनल लॉ को एज अ मैटर ऑफ कोर्ट्स आप मोशन में इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, कोई सस्टेनिंग एविडेंस नहीं है, तो केवल और केवल कुछ मटेरियल रिकॉर्ड पर आ जाने से आप किसी व्यक्ति को सम्मन नहीं कर सकते हो। सम्मन करने के लिए ज़रूरी है कि मटेरियल सेटिस्फैक्टरी हो, सस्टेनिंग हो, कोएजेंट हो और कोर्ट को प्रथम दृष्टया संतुष्ट कर रहा हो कि अगर ये एविडेंस अनकॉर्रोबोरेटेड रहती है तो अल्टीमेटली वहाँ पर कन्विक्शन की स्थिति बनेगी। पर अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो हम कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बाय फाइलिंग द वेक्सिटियस प्रोसिक्यूशन। क्लियर हो गया। और इसके अलावा उन्होंने ड्यूटीज बताई सैंक्शन अथॉरिटीज़ की भी कि सैंक्शन इज़ नॉट अ मियर टास्क टू स्क्रूटनाइज ऑल द फैक्ट। यहाँ पर सारे फैक्ट्स को देखना होगा, उन्हें स्क्रूटनाइज करना होगा, और अगर फैक्ट्स पे और लॉ पॉइंट पे केस मेड आउट नहीं हो रहा है तो आप सैंक्शन ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दो। ऐसे कई अथॉरिटियाँ सुप्रीम कोर्ट की है कि जहाँ पर ये लिखा गया कि मियर गिविंग ऑफ सैंक्शन इज़ नॉट सफिशिएंट, द सैंक्शन अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द माइंड, कि सैंक्शन अथॉरिटी को माइंड अप्लाई करना है, पर वो माइंड अप्लाई करा हुआ दिखना भी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि डॉक्यूमेंट आ गए, हमने ड्राफ्ट सैंक्शन ली, उस पर चिड़ी बैठा दी और हमारा काम हो गया। रियल फैक्ट्स क्या है उसको असर्टेन करना है, उस पर लॉ पॉइंट क्या है उसको असर्टेन करना है, और अगर केस मेड आउट हो रहा है तो ही प्रोसीड करना है। अगर मेड आउट नहीं हो रहा है और बोनाफाइड दिख रहा है कि उसको प्रोसीड नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो ये लॉ पॉइंट क्यों रखे गए? क्योंकि इस केस में प्रॉपर ब्रीफ हुआ, प्रॉपर ब्रीफ एनालिसिस हुआ, प्रॉपर रिसर्च हुआ, और उसके बाद एक प्रॉपर ज्ञापन बना, उसको सबमिट किया गया। अगर ये काम नहीं होता तो कैसे वर्कआउट होता और ये कैसे बरी होता? एक बात समझ रहे ना मेरी आप? तो यही गलतियां आप लोग करते हैं, गलतियां ना करें। जब भी अपने वकील के पास जाएं तो ज़रूर कहें कि सर मेरे केस में मुझे ब्रीफ नोट,
ब्रीफ एनालिसिस, मुझे रिसर्च करके देवें, अदरवाइज मेरे केस को लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सामान्य जवाब इज़ अ कचरा जवाब, और अगर जवाब ऑथेंटिकेट नहीं है तो आप जीत ही नहीं सकते हो। 100 बका 1 लिखा, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, 100 बका 1 लिखा। तो आप जवाब को लिखें, अच्छी बात है, पर लिखने से पहले 3 बातों को अश्योर जरूर कर लें, ब्रीफ नोट, ब्रीफ एनालिसिस और तीसरा है रिसर्च नोट्स। तीनों होंगे तो आप आगे तक लड़ पाओगे। अगर मान लो नीचे आप जीत गए तो अपील में जाएगी अथॉरिटियाँ, तो फिर कैसे कंटेस्ट करोगे। तो आपको अपना जवाब रीजनेबल, लिखित में और सारे पॉइंट्स कवर करते हुए विद लॉ पॉइंट्स सबमिट करना ही करना है। इस बात को आप ध्यान में अपने जहन में रख लो। क्लियर हो गया? चलो आगे चलिए। साथियों, यहाँ पर स्टेट ने जो है इसका अपोज किया। उनका कहना है कि नेगेटिव लेबल लगा दिया आपने कि नो MSG एडेड, ये अपने आप में सफिशिएंट टू इंडिकेट द मिस ब्रांडिंग। ये इंपॉर्टेंट तर्क जो है स्टेट ने दिया। कोर्ट ने क्या देखा, इट इज़ नोटेड दैट द पिटिशनर इज सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड। साथियों, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा, ऑन पेरूजल ऑफ द रिकॉर्ड, कि अगर रिकॉर्ड को हम पेरूज कर लें, इट इज़ नोटिस दैट कि ये नोटिस होता है या दिखाई देता है, द पिटिशनर इज सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, कि जो कंसेंट पिटिशनर है उसका प्रोसिक्यूशन हुआ है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट में, इसके साथ साथ जो पैकिंग और लेबलिंग रेगुलेशन बने हुए हैं उसके तहत, उस ग्राउंड पे कि उसने एक मिस ब्रांडिंग किया है अपने प्रोडक्ट को लेकर, जिसका नाम है सनफिश येपी नूडल्स मैगी मसाला। यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सैंपल जो है कलेक्ट किया फूड सेफ्टी ऑफिसर ने, जिसको फूड एनालिसिस किया, और रिपोर्ट में ये माना कि नो MSG वॉज डिटेक्टेड इन द सैंपल। इन द रिप्लाई ऑल्सो द रेस्पॉन्डेंट हैड एडमिटेड दैट की जो रिपोर्ट है फूड एनालिस्ट की, उसमें कोई भी MSG कंटेंट जो है नहीं पाया गया। द पिटिशन इज प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ही हैज़ मैंशनड a declaration that no MSG added in the sample label, जिसको उन्होंने मिसलीडिंग माना है as per the packing regulations। ठीक है जी। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है, या एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आ रहा है कि सैंपल में MSG एडेड नहीं है। इस बात को प्रोसिक्यूशन एजेंसी भी मानती है, सरकारी वकील भी मानता है, और इसके साथ साथ लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी मानती है। पर प्रोसिक्यूशन क्यों? क्योंकि आपने लेबल डिक्लेरेशन को जो है गलत दिखा, एक नेगेटिव पॉइंट लिख दिया कि नो MSG एडिड। ये अपने आप में ही डिक्लेरेशन को डिफेक्टिव बनाता है और आपको मिसलीडिंग के लिए जिम्मेदार ठहराता है, और इसके साथ साथ यह कृत्य मिस ब्रांडिंग की कैटेगरी में आता है, ऐसा मानना है प्रोसिक्यूशन का। बट इनफैक्ट क्या है, ये चीज़ें गलत है प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे। जब आपकी गलती नहीं है, एक सामान्य गलती को हम क्राइम नहीं मान सकते। सामान्य गलती हर व्यक्ति कर सकता है, बट उसके पीछे दुर्भावना है तो ही वो क्राइम बनेगा। क्लियर है बात? ये अक्सर ऐसी गलतियां हम करते हैं इन जिसको ये क्राइम मान लेते हैं, और हमको ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे हम ही आतंकवादी हों। बट हमारी गलती क्या है भाई, हमको थोड़ा नॉलेज है ना, हमको ट्रेनिंग दी गई है। अगर कोई फैक्ट लिख दिया, क्या हो गया उससे। बट दुर्भावना क्या है, ये साबित करना है प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड डाउट। अगर साबित नहीं है दुर्भावना, तो उसका फ़ायदा डिफेंस को मिलना ही मिलना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चलिए। द ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन रिवील दैट the petitioner is prosecuted for the violation of section 3 and section 26 of the act along with the regulation। तो कुल मिला के वही जी मिस ब्रांडिंग के लिए जिम्मेदार माना है इसको, और जो पैकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके वायलेशन के लिए जो है जिम्मेदार माना गया है, और जिसके लिए इसके खिलाफ धारा 52 और धारा 58 का जो है प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया। एंटायर प्रोसिक्यूशन बेस्ड है कि नो MSG आपने एडिट कर दिया, ये डिक्लेरेशन आपको नहीं देना था, क्योंकि ये एक नेगेटिव डिक्लेरेशन है जो कि परमिसेबल नहीं है एज पर द पैकिंग एंड लेबलिंग रूल्स, जो अपने आप में आपके सैंपल को मिस ब्रांड बना देता है। ये एक कंटेंशन है प्रोसिक्यूशन का। अब यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 3 और खासकर सब क्लॉज ZF को जो है देखा, जो कि डिफाइन करता है मिस ब्रांडिंग को। मिस ब्रांडिंग फूड क्या है? इफ़ इट इज़ फॉर द सेल विथ फॉल्स, मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव क्लेम्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। अगर फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम्स हैं तभी आप मिस ब्रांडिंग कैटेगरी में हो, अदरवाइज नहीं हो। कोर्ट ने क्या लिखा कि देयर इज़ नो MSG फाउंड इन द सैंपल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ मियरली मैंशन्ड दैट नो MSG एडेड, द सेम डज नॉट ब्रिंग द कंसर्न प्रोडक्ट विद द प्रीव्यू ऑफ द मिस ब्रांडिंग। कि वास्तव में MSG जो है नहीं मिला, नेचुरली भी नहीं मिला और ना ही आर्टिफिशियली मिला, तो ये लिख देना कि नो MSG एडेड, ये अपने आप में सैंपल को मिस ब्रांडेड नहीं बनाता है, और ना ही किसी भी रूप में ये कहा जाता है कि आपने पैकिंग रूल्स का या रेगुलेशंस का जो है कोई उल्लंघन किया हो। सेक्शन 26 को भी कोर्ट ने डिस्कस किया, सेक्शन 27 को भी जो है कोर्ट ने डिस्कस किया, और अंतोकथवा कोर्ट का ये कहना है कि देयर इज़ नो प्रीमियर फेशियल केस ऑफ मिस ब्रांडिंग अगेंस्ट द कंसर्न पिटिशनर अक्यूज्ड। क्लियर है बात ये? और इसके अलावा कोर्ट ने डायरेक्टर इन्फोर्समेंट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के सर्कुलर पर जो है ध्यान दिया, और उनका ये कहना है
कि प्रोसिक्यूशन को एमएसजी के पर्सपेक्टिव में रूटीन मैनर में हम इनिशिएट नहीं कर सकते। ये तभी होगा कि जब इसको एक्चुअली जो है ऐड किया गया हो विदाउट रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन। अगर ये लिख दिया गया है कि नो एमएसजी एडिट, तो ये सिंपल वायलेशंस की कैटेगरी में नहीं आएगा और इस आधार प्रोसिक्यूशन को हम लॉन्च नहीं कर सकते। अगर एमएसजी को डेलिबरेटली ऐड किया गया है, इस फैक्ट को कंसील किया गया है, तो ही ये डिसेप्टिव डिक्लेरेशन है कि ये एमएसजी जो है एडिट नहीं है। अदरवाइज इसको किसी भी रूप में हम मिस ब्रांडिंग की कैटेगरी में जो है नहीं मानेंगे और ना ही डिसेप्टिव कैटेगरी में हम मानेंगे। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर साथियों फैक्ट्स पे, सर्कमस्टेंसेस पे, लीगल पोजीशन पर रिलाई करते हुए कोर्ट ने ये माना है कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई मटेरियल नहीं है प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने के लिए, केवल मियर वर्बेटम्स पे आप केस को लेके आ रहे हो, बट लीगल ग्राउंड क्या है, लीगल स्कोर क्या है, आप बता नहीं पा रहे हो। जब तक लीगल ग्राउंड, लीगल स्कोर नहीं है तो वहाँ पर हम किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट नहीं कर सकते। तो सैंक्शन ऑर्डर कुड नॉट बी ए साइक्लोस्टाइल ऑर्डर। नंबर 2, प्रोसिक्यूशन कुड नॉट बी ऑन मियर फैक्चुअल स्कोर। नंबर 3, आपको अक्यूज़ के राइट्स को देखना होगा और राइट्स के साथ साथ जो उसकी इंटेंशन है उसको भी इन्फर करना होगा। अगर ये बेसिक फाइबर ही एब्सेंट है तो अक्यूज़ का प्रोसिक्यूशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में इन कॉन्टेक्स्ट टू द मिस ब्रांडिंग इनलीगल है और ऐसे प्रोसिक्यूशन को रद्द कर देना चाहिए। इट इज़ लाइबल टू बी क्वेश्चन एंड सेट असाइड। तो कुल मिला के जी घबराने का नहीं है। अगर ऐसी समस्या में फंसे हुए हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सम्मन जो कोर्ट से आए हैं उसके साथ हमें परिवाद या डॉक्यूमेंट्स मिले या नहीं मिले। अगर मिल गए हैं तो आप कंप्लीट ऑब्जेक्शन फाइल करो, आप लीगल पोजीशन को रिलाई करो और जो कानूनी बिंदु है उस पर ब्रीफ नोट, इसके साथ साथ आप रिसर्च नोट बनाकर जो है सबमिट कर दो ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। अदरवाइज आप इधर उधर जो है घूमते रह जाओगे। अगर आपको चैन से जीना है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप ये कह दो कि मैंने कोई अपराध नहीं किया और आप बच जाओगे। आपको लॉ भी ध्यान में होना चाहिए। अगर लीगल पोजीशन आपको ध्यान में नहीं है तो आप किसी भी रूप में कंटेस्ट नहीं कर पाओगे, अपनी बात को नहीं रख पाओगे। तो हर समय आपको एक ही बात कहनी है कि मैंने अपराध नहीं किया है, पर इसके साथ साथ अपने ऑब्जेक्शंस को आप फैक्चुअल स्कोर पे, आप लीगल स्कोर पर रखिए, फिर वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है। इट इज़ माई अश्योरेंस टू यू। ठीक है जी? तो घबराने का नहीं है, अपने राइट्स को सिक्योर करो। निश्चित तौर पर हम बचेंगे, निश्चित तौर पर ऐसे झूठे मुकदमे से हमें निजात मिलेगी। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।